शुभ संध्या आप सभी को। प्रश्न 1। मैं कौतुक पांचाली, अपूर्व संसार, आरण्यक, विभूति बाबा के उपन्यास तथा रविंद्रनाथ ठाकुर का समस्त साहित्य पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं इनका हिंदी में अनुवाद कलकत्ते में किसने किया है? प्रश्न 2। मैं अंध देशभक्त नहीं हूँ, मैं पक्षधर भी नहीं हूँ, मैं यूरोप से घृणा नहीं करता और भारत से भाव विवल प्रेम नहीं करता। मैं एक अध्येता हूँ, संसार मेरे लिए बुद्धि, भारत सबसे बड़ी बुद्धि। क्या कारण है कि यूरोपीय व्यक्ति को प्रत्येक काम करते हुए, जीवन जीते हुए स्वाधीनता का अनुभव होता है, जबकि भारतीय व्यक्ति हर समय घिरा हुआ अनुभव करता है? प्रश्न 3। मृत्यु से भी बड़ी होती है साहित्यिक मृत्यु। भारत भूषण अग्रवाल की कविता से निकला एक प्रश्न श्रीकांत वर्मा पूछते हुए, कौन सा पथ है मार्ग में आकुल, कौन सा पथ है? प्रश्न 4। क्या अफ्रीकी मुखौटों के बिना पिकासो के अनेक व्यक्ति चित्रों की रचना संभव थी? एशिया और अफ्रीका की कला यूरोप के संग्रहालयों के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या कोई संग्रहालय केवल अपनी राष्ट्रीय परंपरा का विस्तृत वक्तव्य मात्र होकर रह सकता है? एक लेखक जिसके मन में बहुत से प्रश्न हो, वह कभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में बैठता नहीं है, वह स्वयं ही उत्तर खोजता है। जो लिखने से पहले बार बार अन्य लेखकों को पढ़ा हो, साहित्य के संदर्भ से जोड़कर अर्थ ग्रहण किया हो, साहित्य में जनतांत्रिकता के उदय को दृश्य में लाता रहा हो और सांस्कृतिक संचरणों के कुछ स्तरों पर हुए विरोध की तरफ हमारा ध्यान पहुंचाता रहा हो और 3 बातों की पुष्टि भी की हो। पहली कि आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, चीजें अपने आसपास जगह बनाती हैं। दूसरी यह कि रवाना हम कहीं और के लिए हो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं और रहे हैं। और तीसरी यह कि व्यंग और फक्ति में फर्क होता है। एक अनुभूति का चित्रा हुआ भाव या सोच स्पष्टता, समग्रता और पूर्णता का एक घटक एक संभावनापूर्ण विकल्प को जन्म देती है। यहाँ पर अंतर विरोध और व्यापकता को मैं आक्रांत दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में रखा पाती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ यहाँ से कि मैंने श्रीकांत वर्मा की सभी कविताएं नहीं पढ़ी हैं, कुछ लेख पढ़े हैं, कुछ यात्रा वृत्तांत पढ़े हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद अब मन में लालसा है कि उन्हें पूरा पढ़ूं। आजादी के बाद की अभिव्यक्ति का खुलकर दृश्य में आना और सेक्युलर और समतामूलक व्यवस्था के ध्वंस का परिदृश्य मैंने उनकी लेखनी में बार बार पढ़ा, जैसे पहले से बना हुआ कोई पैटर्न हो और उनके तेवर समझौता नहीं करना चाहते हूँ, ऐसा एक निजत्व मैंने पाया। इसी विवरण से उन्होंने अपना एकांत निकाला। कमिटमेंट शब्द से वे सदैव असहमत रहे। बकौल श्रीकांत वर्मा, कमिटमेंट साहित्य की दुनिया में एक वाहियात शब्द है। आज जो लेखक अपने को बेहद कमिटेड मानते हैं, उन्हें आप नजदीक से देखिए कि वे जीवन में कितने कमिटेड हैं। वे विचारधारा से प्रतिबद्ध होने के लिए अपने को नक्की तो कर लेते हैं, पर जीवन से प्रतिबद्ध नहीं हो पाते। इसी प्रकार हाइनरिक ब्योल पर लिखते समय श्रीकांत वर्मा ने इस बात का जरूरी रूप से जिक्र किया कि नोबेल पुरस्कार से भी उनकी आत्मा का बोझ हल्का न हो सका। यह सच है कि ब्योल ने व्यंग को मानवीय चिंता की अभिव्यक्ति का औजार बनाया। उनकी भाषा दफ्तरों बाजारों की भाषा है, प्रोफेसरों की नहीं। उनकी दुनिया पतन और शर्म की दुनिया है। वे ऐसे लेखक नहीं जिनका सरलता से अनुकरण किया जा सके। हिटलर के उत्थान और पतन को देखने वाले ब्योल ने युद्धोत्तर विभीषिका को भी झेला था। ऐसे लेखक जितना हो सके जगह बनाते हैं, आकस्मिक जगह नहीं, अन्य लेखकों और पाठकों के लिए भी, और ये जगह धीरे धीरे बनती है। श्रीकांत वर्मा के लेखों से मैंने यह जाना कि एक लेखक का उत्तप्त और अधीर होना आवश्यक है, व्यवहार में नहीं पर लेखन में। कविताएं लिखने के साथ साथ उन्होंने वैचारिक गद्य भी लिखे। उनका दोहरूपपन किन अर्थों में सिद्ध हुआ है यह हम सभी जानते हैं। भारतीय उदारतावाद की परिकल्पना और गांधी को कांग्रेस के पैदा होने से जोड़ते हुए किस तरह श्रीकांत वर्मा ने उदार लिबरल परंपरा को दर्शाया है। यह राज और स्वराज के मापदंड को छूकर आगे बढ़ती है, जिसके लिए उनका अपना एक पक्ष है कि उदारता एक पश्चिमी अवधारणा नहीं है, यह भारतीय परंपरा में ही निहित है। इसी कड़ी को औदार्यता के साथ जोड़ते हुए इंडो इंग्लिश बुद्धिजीवियों का स्वायत्तता की चर्चा करते हुए औदार्य का पताका उठा लेना, मात्र यह जानते हुए कि औदार्य का सही अर्थ क्या है, यह प्रतिहार की तरह जैसे हमारे सामने लाया गया हो।
यहाँ श्रीकांत वर्मा ने राजा अशोक के जीवन काल का एक अंश उठाकर चिन्हित किया है कि भारत में तो दया, करुणा, सहिष्णुता इसके कई नाम हैं। अशोक के राजाज्ञा पर पक्षियों का वध न किया जाना एक उदार शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। परंतु वे यह भी जानते थे कि इस बात से कुछ इतिहासकार तथा रोमिला थापर इस स्थापना से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अशोक का निजी विश्वासों को राजाज्ञा या निजी विश्वासों का राजधर्म में परिणत किया जाना दो अलग अलग बातें हैं, जिनसे सहमतियां और असहमतियां दोनों ही दर्ज हैं। मनमेदिक बारीकियों और अपने मनवेग को साथ लिए वे कविताएं लिखते रहे। यहाँ कथन इस प्रकार चल रहा है जैसे रूपांतरण का एक केंद्र या एक युगबोध का दृश्य धीरे धीरे हमारे सामने अंतःकरण को आत्मालोचना से जोड़ता हुआ हमें वह दरारें दिखा रहा है जो अवसरवाद के पीछे छिप जाया करती है अथवा छिपा दी जाती है, या ये कहा जाए किसी खबर को संपादित कर करके अखबार बना देना और लोगों का हैरानी में पड़ जाना और अंत तक सच्चाई का आंशिक रूप से छिप जाना और जितना दिखना उसका कुछ भी नहीं है। कुछ उदास और हताश स्थान की कविताएं पढ़कर भी आवश्यक नहीं कि हम कवि मन को जान सके। यह भी आवश्यक नहीं कि एक कवि की 100 कविताएं पढ़कर भी हम कवि मन को समझ सके। परंतु श्रीकांत वर्मा के लेखों और यात्रा वृत्तांत से गुजरते हुए मैंने पाया कि साहित्य से राजनीति की ओर बढ़ते हुए उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। वे लिखते रहे और बेबाक लिखते रहे। यात्राओं की लिखत में उनकी अक्खड़पन की चेतना, जागरूकता और जगहों को देखकर उनके बारे में लिखने की एक आवेग धारा, एक विस्फोटक चैतन्य जैसे किसी ने अजार घर की यात्रा की और उस अजार घर में रखी प्रत्येक चीज में छिपी ऐतिहासिक घटना बहुत एहतियात से लिखित में संरक्षित कर दी और पढ़ने वाला उसी समय वहीं पहुंच जाए। ऐसा मैंने एरिक टुली की अमेरिका एज आई सॉ इट पढ़कर भी महसूस किया था। जैसे ऐतिहासिक कलाकृति के पुनरुत्पादन के रूप में किसी महत्वपूर्ण लेख की किताब में भले ही धुंधले पृष्ठ हो, खराब चित्र हो, त्रुटिपूर्ण निशान हो, यह सब शामिल हो, परंतु फिर भी हम उसे संरक्षित करें, पुनरुत्पादित किया जाए और जीवित और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कार्य किए जाए। श्रीकांत वर्मा की यात्रा वृत्तांत में मुझे इन्वेंटिवनेस की एक परिपाटी दिखाई देती है और उनकी इन्वेंटिवनेस मनोविज्ञान और नवाचार के मध्य एक संबंध बनाता हुआ लेख में आगे बढ़ता है। दिलचस्प बात यह कि इन्वेंटिवनेस परिवर्तन और स्पष्टीकरण के लिए खुली जगह चाहता है जिसमें किसी की दखल ना हो। परिवर्तन के लिए खुले रहने, सीखने के लिए खुले रहने और अपनी पुरानी प्रतिभाओं और खुद को पीछे छोड़ने और विकसित होने के लिए खुले रहने के लिए हमारे पास स्वयं की एक मजबूत भावना होनी चाहिए और स्वतंत्र विचार होने चाहिए। यही स्वतंत्रता जिसमें मुझे कोई आडंबर दिखाई नहीं देता, जहाँ काठिन्य शब्द के लिए कोई जगह नहीं। ठीक इसी प्रकार मुझे श्रीकांत वर्मा के लेखों में एक स्वस्थ अहंकार दिखाई देता है। स्वस्थ अहंकार का यहाँ संदर्भ है सत्य। अगर हम सत्य कह रहे हैं तो यह अहंकार हमारे अंदर हो कि हमने सत्य कहा है। ये इस संदर्भ में यहाँ लिखा है क्योंकि ये सत्य किसी एक मनुष्य का सत्य नहीं, ये सभी नागरिकों का सत्य है, जो यहाँ पुनः मुझे इन्वेंटिवनेस की साइकोलॉजी की तीव्र लालसा पर यकीन करने को मजबूर करता है, जो मैं पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। इसी साइकोलॉजी का एक टर्म है प्रत्यायन, जो सिद्ध करता है कि हमारे पास बहुत स्वस्थ अहंकार होना चाहिए। अगर हम अस्वस्थ अहंकार वाले लोगों से मिलेंगे तो उन्हें तुरंत पहचान सकते हैं। आमतौर पर वे अत्यधिक अहंकारी, सुरक्षात्मक और कठोर होते हैं। प्रिय जीवन के लिए अपने व्यक्तित्व से चिपके रहते हैं। श्रीकांत वर्मा इसी टर्म का एक उदाहरण है। एक स्वस्थ अहंकार, निरंतरत्व और जोखिमपूर्ण अनिवार्यताएं लिए लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे। विष्णु वामन चिंचोड़कर के छत नाम से लिखी श्रीकांत वर्मा की एक व्यंग रचना की कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ। आपको अज्ञेय की कविता कैसी लगती है? और स्वयं ही उत्तर दिया, मुझे अच्छी लगती है। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में आपकी क्या राय है? फिर स्वयं जवाब दिया, मेरी राय अच्छी नहीं। सौमित्र मोहन के बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर स्वयं ही कहा, मैं कुछ नहीं सोचता। फिर रघुवीर सहाय से पूछा, इस बीच कोई अच्छी किताब निकली हो तो बताइए। उन्होंने कहा, लोहिया के विचार। रघुवीर सहाय के कमरे से निकलते ही चिंचोड़कर की मुठभेड़ दिनमान के विशेष संवाददाता श्रीकांत वर्मा से हो गई। उसने उनसे कहा, जी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं खुद दूसरों का इंटरव्यू लेता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ तो करिए। विदेशी लाइटर सुलगाते हुए श्रीकांत वर्मा ने कहा, मगर फालतू बातचीत नहीं, मेरे पास समय नहीं। फालतू बातचीत करनी हो तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के पास जाइए। आप हिंदी का सबसे बड़ा लेखक किसे मानते हैं? हिंदी में आज तक कोई बड़ा लेखक पैदा ही नहीं। भारत का भविष्य आपकी राय में क्या है? भारत का भविष्य
भारत का कोई भविष्य नहीं, भारत का मात्र अतीत है। देश के सबसे बड़े विचारक कौन है? दामोदर संजीव। भवानी सबसे बड़े अभिनेता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर अंत में नोट लिखा, नए साहित्य का समर्थक और पुराने साहित्य का विरोधी होने के कारण चिंचोड़कर ने दिल्ली के वयोवृद्ध साहित्यकारों से भेंट नहीं की। यहाँ हमें व्यंग और फर्क में फर्क समझना होगा। व्यंग को पहचानना एक स्वस्थ मस्तिष्क का संकेत देता है और व्यंग एक बहुमुखी संचार उपकरण है जो सामाजिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि व्यंग की व्याख्या संदर्भ पर बहुत अधिक निर्भर करती है। श्रीकांत वर्मा की व्यंग्योक्ति विद्रुप की तरह बुद्धिग्राह्य नहीं होती, उनका व्यंग विद्रुप की तरह व्यर्थक नहीं होता, बल्कि उनका व्यंग संचालित लचीलापन हमें अविश्वसनीय रूप से आकर्षित करता है। व्यंग्यात्मक सर्जरी करते हुए दीर्घकालिक उपहास करते रहना और इस प्रवृत्ति को समझना और इसमें शामिल होना भयंकर साहस का काम है। श्रीकांत वर्मा जी का एक लेख है हाथी का मजार नाम से। उसमें उन्होंने अपूर्णता और असफलता की परिणति को दो रूपों में दर्ज किया है। प्रथम यह कि या तो मनुष्य छद्मकांक्षा से अवकाश प्राप्त कर बहुत साधारण, नामहीन और निजी सुख की तलाश करता है, अथवा अपकृष्टता और इल्लत का मार्ग तलाश करता है। अब यहाँ उन्होंने शेक्सपियर का उदाहरण दिया है। शेक्सपियर के खलनायक की उत्पत्ति उपहत उच्चाकांक्षा से होती है और फलस्वरूप वे गर्हित और त्याज्य बन जाते हैं। अब यहाँ जो खलनायक की हत्या है, उनके षड्यंत्र हैं, उन सभी को महान बताया गया है। हाथी का मजार लेख पढ़ने के बाद मुझे ओथेलो की ईर्ष्या की हिंसक अतार्किकता, लेडी मैकबेथ का तीव्र अपराधबोध और ओफेलिया का आत्मघात मनोवैज्ञानिक आशुलिपि के रूप में विश्लेषित होता सामने दृश्य में नजर आता है। अपने पात्रों को जिस प्रकार शेक्सपियर ने एक विशिष्ट पहचान और उपस्थिति दी, ठीक उसी प्रकार श्रीकांत वर्मा ने हाथी का मजार में शेक्सपियर के उदाहरण के सहारे से प्रकृति के विधान का भी एक चित्र खींचा है, जिसमें महत्वाकांक्षा किसी की बपौती नहीं, ऐसा लिखकर अपूर्ण विराम की आकांक्षा का प्रारूप हमारे समक्ष रखा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इयागो, कैलिबन और रिचर्ड भले ही बुरे थे, किंतु वे सहानुभूति के पात्र थे। इसी प्रकार हेनरी वी, प्रोस्पेरो, रोज़लैंड अच्छे पात्र थे, मगर उनमें कमियां भी थी। शेक्सपियर ने अपने खलनायकों को राक्षस नहीं बनने दिया और नायकों को देवता नहीं बनाया। इसी प्रकार श्रीकांत वर्मा ने अपने लेखों के जरिए हम तक संदेश पहुंचाया है कि हम अपनी कल्पना शक्ति को किसी तीव्र भाषण में खर्च न करके अपनी नींद, स्वप्न, भ्रम, पागलपन, खेल, प्यार और रहस्यों के मध्य जगह देते हुए अपने एकाकीपन और समाज के लिए एक प्रतीकात्मक ध्वनि बने। इसका एक परिवर्तन प्रभाव हम स्वयं देख सकेंगे। इसकी एक विस्तृत श्रृंखला हमारे समाज के लिए निश्चित तौर पर उत्थान का काम करेगी और सैद्धांतिक रूप से इस बात पर बल देगी कि हम सही के लिए अपना पक्ष रखना सीख सकें। अपूर्ण विराम हमारे युग का लिलिपुट है, ऐसा लिखते हुए श्रीकांत वर्मा लिखते हैं, हमारे गजराजों को भी विश्वास नहीं कि मृत्युपरांत लोग उन्हें स्मरण करेंगे, किंतु उन्हें विश्वास है कि उसका नाम आगे भी जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति का ढील डॉल उसके जीवन काल में चूहे से अधिक विकसित नहीं हो सका, उसे विश्वास है कि भावी पीढ़ियां उसे हाथी मान लेंगी और उसके लिए हाथी का मजार बनवा देंगी। संभव है आगे चलकर मानव वंश में लिलिपुट पैदा होने लगे, तब जरूर चूहे हाथी मान लिए जाएंगे और उस अस्वस्थ शायद उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। अभी दुनिया के वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई थीसिस नहीं। मुझे श्रीकांत वर्मा के लेखों से कला और कला के जीवन के आविष्कार का विचित्र चित्र जैसा कुछ देखने को मिला। श्रीकांत वर्मा के जरिए कला, जीवन, साम्राज्यवाद का संकट, प्रगतिवाद की अवधारणा, अंतर विरोध और समझौते के तत्व की रूपरेखा का साफ तौर पर एक बुनियाद बनना और रचना शक्ति का एक सिलसिले में तब्दील होना हमारे लिए विचारधारा जल्दी पढ़ रही है। साहित्य का मिलकर एक असाधारण सांस्कृतिक उत्थान जैसी एक घटना है जो लेखक के दायित्व का प्रश्न भी खड़ा करती है। मैं अपना लेख श्रीकांत वर्मा के एक अत्यंत निजी वक्तव्य की कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। 1970 के गुजरते न गुजरते मेरा स्वर छिनने लगा और कुछ कहने योग्य वाणी मेरे पास नहीं रही। जो व्यक्ति महान ट्रेजेडियों का दृष्टा गवा रहा, उसके शरीर और मन पर तुच्छ चींटियां चढ़ने बिचड़ने लगी। नियति ने सिसिफस को चट्टान के नीचे पतन के मार्ग पर ढकेल दिया। मुझे नासमझ नौसिखिए वामपंथियों ने साहित्य में और द्वेषग्रस्त सहयोगियों ने कर्मभूमि पर धर दबोचा। अकेला तो मैं हमेशा रहा, अपने अकेलेपन पर अक्सर मैंने अभिमान भी किया। हृदय रोग ने मुझे दबोचा, होना ही था, ना होता तो आश्चर्य होता।